हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएसपी ट्यूटोरियल्स। फिर से लेकर आ गया हूँ क्वेश्चन आंसर की सीरीज। और अभी अपन कंप्लीट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास कंबाइंड चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और उसमें मैंने CDQ 6.3 तक डिस्कशन किया। टोटल आई थिंक 15 क्वेश्चन रहे होंगे। CDQ 6.4 से करते हैं स्टार्ट। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, question now. The question number is 16. चलो 16 को ध्यान से देखोगे तो क्या बोला था? करेक्ट रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ gyration k एंड मास m ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछ लिया है। I इक्वल टू क्या होता है? mk²। रेडियस ऑफ gyration किसके लिए यूज करते हैं? ऐसे बॉडीज़ के लिए जो लाइक कोई सिमेट्रिकल बॉडीज़ नहीं है, किसी भी तरीके का। लो ऐसा ऐसा कोई बॉडी है, लो ऐसी बॉडी है, ऐसा 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 कोई बॉडी है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछ लेगा तो हमें इसमें कोई आर फिक्स तो नहीं होता ना कि इस बॉडी का रेडियस कितना है। प्रॉपर डायमेंशन अपन नहीं बता पाते, तो इन बॉडीज़ के लिए अपन रेडियस ऑफ gyration को यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है ना, चलो तो आई इक्वल टू के। अब देखो इसमें कोई है क्या? नहीं है, तो इसमें अपन के को ऐसे निकाल सकते हैं क्या? k² इक्वल टू आई बाई एम, और यहाँ से k का स्क्वायर यहाँ से हटाओगे तो ये रूट में आ जाएगा। k इक्वल टू रूट अंडर आई बाई एम। तो देखो कोई है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो गया? डी। ओके, देखो यार, रात के बज रहे हैं 12:22 हो गया है। टुडे इज 10 दिसंबर एंड इसलिए देखो यार, इतनी रात को मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। लाइक करो, कमेंट करो, और जितने लोग आप देखते हो ना सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, देख लो यार, पाप लिखेगा। ठीक है ना, फॉर्मूले भूलने लग जाओगे। तो अच्छे से पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो भी आपके फ्रेंड्स भी हैं ना तो उनको आप शेयर किया करो, थोड़ा सा हेल्प उनका भी हो जाएगा। डन। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 17। कर ही देना, कर दिया हो ना लाइक सब्सक्राइब। चलो आ जाओ। 17 में क्या बोलता है? सॉरी, if xy is the moment of inertia of a ring about a tangent in the plane of the ring and y is the moment of inertia of a ring about a tangent perpendicular। अच्छा रुको यार, पहले इसका अपन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है ना, 17 ही हटाओ, फ्रेज पेज पे करते हैं। 17 में क्या कहता है? पहले एक रिंग बनाओ, ये रिंग है। ठीक है, बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का अबाउट अ टेंजेंट इन द प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन में अगर आपका ये रिंग जो है ना, ये एक्स वाई प्लेन में है तो टेंजेंट ऐसा ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये टेंजेंट। ठीक है ना, ये आपका एक्स वाई प्लेन में ही टेंजेंट हो गया। तो मतलब अगर इस टेंजेंट के अबाउट अगर रोटेट करेगा तो आई एक्स वाई। ठीक है ना, बोला है आई एक्स वाई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट इन द प्लेन of the ring, and I x dash y dash is the moment of inertia of a ring about a tangent perpendicular to the plane। अच्छा, perpendicular to the plane कैसा होगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला इसके ऊपर में। इनफैक्ट अगर मेरे को अच्छा एक डायग्राम बनाना चाहिए ना तो मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाऊंगा। कैसा बनाऊँ? ऐसा बनाता हूँ मैं। ठीक है ना, ध्यान से देखना। इसमें ये है आपका y, ये है आपका x। इनफैक्ट y एक्स से ना देके मैं कुछ ऐसे देता हूँ, रुक जाओ यार। इसको मैं देता हूँ z और इसको मैं देता हूँ y। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है ना, ऐसा क्यों दिया? देखो अगर ऐसा लोगे ना टेंजेंट, तो ये तुम्हारा था आई एक्स वाई। अगर टेंजेंट ऊपर इसके अबाउट अगर लोगे ना तो ये तुम्हारा हो गया आई एक्स डैश वाई डैश। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो लो, हमसे इस दोनों में पूछा है रिलेशन, तो बहुत आसानी से बता देंगे, कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। और इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि इसको तो याद ही रखा करो, याद रखोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? किसी भी सर्कल का अगर ये कोई सर्कल है और इसके सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास होता है ना, इसके अबाउट अगर ये रोटेट करता है और इसका रेडियस r है, मास m है, तो अपन कितना लिखते हैं?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर। डन, ओके। अब यही अगर एक लाइन टेंजेंट यहाँ से पास कर दूँ, ध्यान से देखो, ये जो लाइन मैंने पास किया है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सा है इस वाले फिगर में, आई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। क्यों, क्योंकि ये जो तुम्हारा आई सेंटर ऑफ मास वाला जो लाइन है ना, ये इस सर्कल के परपेंडिकुलर, इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, और ये जो लाइन है ना इसके सेंटर से पास कर रहा है। इसके अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर। तो जस्ट इसी के पैरेलली हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ किया। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आई एक्स डैश वाई डैश के लिए अपन क्या यूज करेंगे, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर करते हैं ना, यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, आर के बराबर, यही है ना आपका डी, ठीक है ना। आई सेंटर ऑफ मास कितना है, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, बोले तो 2 mr स्क्वायर। आज के बाद से ये आपको याद होना चाहिए कि किसी भी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस रिंग के प्लेन से पास होता हुआ टेंजेंट, और जो टेंजेंट उस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, अगर ऐसा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब अपन बात करते हैं इसके लिए, आई एक्स वाई के लिए। आई एक्स वाई का मतलब क्या, आई एक्स वाई का मतलब सिर्फ इतना है, ध्यान से देखो, ऐसे में देखो, इस वाले फिगर में देखो, पहले वाले फिगर में तुमको इसके इस प्लेन के, मतलब अभी जो आप ये अपना कॉपी का प्लेन देख रहे हो ना, इस प्लेन के एक्स एक्सिस में तो तुमको पता ही है, अभी निकाल ही दिया, कितना था, एम आर स्क्वायर था। तो मुझे अगर किसी भी सर्कल के या किसी भी रिंग के डायमीटर के अबाउट अगर पूछा जाएगा, तो डायमीटर के अबाउट तो हम निकाल ही सकते हैं। तो डायमीटर के अबाउट निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना चाहिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, देखो ये सब तो निकाल के अपन सिखाते हैं, बट ये सब चीज़ याद रखा करो यार, ठीक है ना। इसके के एक्सिस के ऊपर में जाएगा, तो मैं इसमें ऐसा बोल दूं कि सर आई एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू जेड एक्सिस के अबाउट, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। डन, चलो, तो आई एक्स और वाई सेम हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई क्या सिमेट्रिकल ही है, सिमेट्रिकल दोनों की वजह से होगा ना, तो इसीलिए 2ix या 2i। अरे इनफैक्ट इसको ऐसे बोलना पसंद करो, 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर कितना, आई जेड। तो आई जेड आपका निकल जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आई जेड आपका, इस आई जेड तो आपके पास पता ही है पहले से, सॉरी। तो आपका यहाँ से आई डायमीटर के अबाउट कितना हो गया, आई जेड बाई 2। आई जेड कितना था, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो मतलब मेरे को एक बात इस डायग्राम से पता चल गया कि साहब इस एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी रोटेट करेगी, और ये एक्सिस कैसा है, इसी रिंग के प्लेन के पैरेलल में ही है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना। तो ये कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से क्या करो, तुम पकड़ के कैसे टेंजेंट खींच दो, इसी की वैल्यू कितनी है, आई एक्स वाई। इस आई एक्स वाई के अबाउट में आपसे पूछा है, तब इसके लिए क्या करोगे, आई एक्स वाई निकालने के लिए किसी भी अननोन एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो क्या करो, उससे उसी बॉडी में एक सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सिस खींचो, और जिस एक्सिस के अबाउट तुमको पता हो, तो हमने ये वाला निकाल लिया। ये क्या आपका, यूँ कह दो तो इसको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर भी बोल सकता हूँ। डन, और ये डिस्टेंस कितना है, डी, डी की वैल्यू कितना, आर। तो आई एक्स वाई जरा ध्यान से देखो तो कितना लिखोगे, आई डायमीटर प्लस एम डी स्क्वायर। आई डायमीटर कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाफ प्लस 1 कितना होता है, 1.5, तो 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, ये आपका आई एक्स वाई। और आई एक्स डैश वाई डैश कितना निकाल रखे थे अपन पहले, देखो तो, हाँ 2 एम आर स्क्वायर, ये आपका हो गया 2 एम आर स्क्वायर। बस दोनों में रिलेशन बताना है, दोनों में रिलेशन बताओ, ठीक है ना। चलो, रिलेशन बताने के लिए सबसे अच्छा पता है क्या करना चाहिए अपने को, रेशियो ले लो दोनों का, 1/2 कर दो। कभी भी ऐसे निकालना हो ना, 1/2 किया करो।
सो आई एक्स वाई अपॉन आई एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई की वैल्यू 3 mr² बाई 2 और इंटू 2 mr², mr² कट गया तो कितना बच गया टोटल 3/4। तो लो आई एक्स वाई की वैल्यू 3/4 आई एक्स डैश वाई डैश। देखो मैच कर लो कौन सा है, दिस इज द ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। डन। तो बस ऐसे ही आपको निकालना है दोनों का निकालो। और सबसे अच्छी बात तो मैं कहूँगा ये सब बातें याद रखा करो, ऐसा रिंग में याद रखा करो और डिस्क में भी याद रखा करो कि टेंजेंट कैसा ड्रॉ हो रहा है, उस प्लेन के रिंग के प्लेन के पैरेलल में हो रहा है या रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इन्हीं दिनों के लिए तो सीखा था यार अपन ने, और क्यों सीखा था। ठीक है ना। चलो ये कौन सा है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ना, 18। चलो 18 में क्या कहता है, अ थिन वायर ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ L इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कुलर रिंग, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, आओ ये आपका क्या है, पहले देखो यार, एक कोई L लेंथ का कोई वायर रहा होगा, तो इसी वायर को आपने बेंड करके ऐसा रिंग बना दिया। अच्छा रिंग बना दिया तो यही लेंथ इसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है ना। तो अपने को तो आता है किसी का पेरीमीटर अगर किसी रिंग का कितना होता है 2πr। अगर ये r रेडियस का है तो ये पूरा का पूरा लेंथ अगर यहाँ से खोल दोगे तो ये तो लेंथ के बराबर ही हो जाएगा। तो L इक्वल टू, जो आपको लेंथ कितना दे रखा है इसमें L ना, तो L इक्वल टू P, P की वैल्यू कितनी है 2πr। ठीक है ना। तो L इक्वल टू 2πr, यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई L/2π। ये सब छोटी छोटी बात अपने पास रखनी चाहिए। ठीक है ना। इतना हो गया r। अब क्या बोला है कि एक्सिस के अबाउट इस रिंग का द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इस एक्सिस, एक्सिस कौन सा, ए वाला एक्सिस। ठीक है ना। अब एक्सिस कैसा है, नहीं कुछ बोला जाता है तो चुपचाप से उसको क्या मानने का कि एक्सिस उस रिंग प्लेन के सेंटर से पास होता है, उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है कितना होता है, अगर कोई भी रिंग है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है तो mr²। डन ना। अच्छा m कितना है, m तो m ही है। हाँ r की वैल्यू कितनी है L/2π का होल स्क्वायर, तो m L² अपॉन 4π²। ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, mL² अपॉन 1/4π। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 19। 19 में क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क about a diameter is I. Its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on its rim will be. Okay. चलो अच्छे से पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ डायमीटर इज आई। अगर ए है तुम्हारा, ये डायमीटर किसी भी रिंग का या किसी भी डिस्क का उसी प्लेन में ही होता है। ठीक है। तो इसके अबाउट अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है ना तो इसका दे रखा है आई। ठीक है ना। ओके। अब पूछा है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब भाई देखो यार, ये वाला जो लाइन है ना, इस लाइन के आपको परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर बोला है तो ऐसे में दिखाना पसंद थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब ऐसा कुछ। ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस में बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। और ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। कोई दिक्कत क्या, नहीं ना। आ जाओ देखो। ठीक है ना। तो अपने को पूछा है इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ रीम। मतलब कोई भी पॉइंट इसके रीम बोले तो इसके सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना यही इसके सरकमफ्रेंस पे, यही इसका रीम का पॉइंट। ठीक है ना। तो मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। डन, कोई बड़ी बात तो है नहीं।
चलो अब स्टार्ट करें क्या, आइए। तो हमें इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आई दिया है। आई का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस के अबाउट, ये देखो दूसरे वाले फिगर में, क्या मैं यहाँ से बोल दूँ कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट डायामीटर, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस है, बोलो पहले, ठीक है ना। अच्छा, अब वाई एक्सिस के अबाउट किसी भी डिस्क का कितना होता है, हम कैसे निकालते हैं, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। एम किसी भी डिस्क का, उसके, सुनना ध्यान से, किसी भी डिस्क का उसके सेंटर से पास होता हुआ लाइन, और वो लाइन उस डिस्क के परपेंडिकुलर है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं, कितना, mr²/2। अगर किसी भी डिस्क का उसके डायमीटर के अबाउट, डायमीटर कौन होता है, उस डिस्क के प्लेन का होता है, तो उसके अबाउट अगर बोलोगे ना तो कितना होता है, mr²/4। कैसे, रिंग का भी पीछे देखा था, रिंग का कितना होता है mr², डायमीटर के अबाउट mr²/2, ऐसे ही डिस्क का कितना होता है mr²/2, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, डायमीटर के अबाउट mr²/4। पक्का ना, चलो ठीक है, इतना तो हमें पता तो चल ही गया है, डन। अब देखिए, ये आपको, यही क्वेश्चन में आपको पहले भी गिवन है जो आपके पास है, सो मुझे आई जेड के अबाउट चाहिए। आई जेड के अबाउट तभी निकल पाएगा, देखो यार, एक मिनट, ये जो टेंजेंट है ना, मुझे इसके अबाउट चाहिए, ठीक है ना। इसको मैं जेड एक्सिस यहाँ ना दिखाता हूँ क्योंकि सेंटर से मैंने जेड एक्सिस दिखा दिया है, इसको मैं आई नाम देता हूँ, ठीक है ना। मुझे इसके अबाउट चाहिए। किसी भी अननोन एक्सिस के अबाउट अगर निकालना होता तो हम क्या बोलते हैं कि उसी डायग्राम में, उस बॉडी में, उसके मतलब ए ऐसा पैरेलल, ए ऐसा एक्सिस है ना, इसी एक्सिस के पैरेलल इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ क्या करो, एक एक्सिस ड्रॉ करो, जिसके अबाउट तुमको पता होना चाहिए। तो आई तुम्हारा कौन है, यही कैपिटल आई, यही तो निकालना है। तो आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस कितना दूर है ये, डी डिस्टेंस, प्लस md², ठीक है ना। ओके, तो आई सेंटर ऑफ मास कितना होता है, mr²/2 प्लस m, डी की वैल्यू कितनी है, r², कितना हो गया, 3mr²/2। ये तो हो गया आई। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा आंसर नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन में इस डायमीटर के अबाउट आंसर दे रखा है, ठीक है ना। ओके, लेकिन एक चीज़ देखो यार, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने जो किया ना अभी, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं पहले एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। डायमीटर के अबाउट ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इसका वैल्यू क्वेश्चन में आई दे रखा है, तो मैं इसको अपने मन से आई पी मान लेता हूँ, ऐसे कोई अलग नाम, ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या निकाला, आई पी, ठीक है ना, आई पी निकाल दिया है। तो इतनी वैल्यू बोली थी निकालने के लिए, इतना निकाल दिया। लेकिन ये डायरेक्ट आंसर नहीं बोला है, ये आपसे पूछा है, आई के फॉर्म में पूछा है, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू कितनी थी, mr²/4। तो मैं जरा आई पी की वैल्यू 3mr²/2 तो पहले है ही, तो मैं क्या करता हूँ अपने मन से, नीचे एक 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर भी एक 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, mr²/4, नीचे 2 × 2 4 हो गया, इस पूरे की वैल्यू क्या आई थी, हाँ, तो 3 × 2 = 6 आई हो गया, डन, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक्स है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन में तुमसे लगवा रहा है, अच्छे से इसको लगाओ, ठीक है ना। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया अभी के अभी लाइक करो, कमेंट करो और इसको सब्सक्राइब भी करो, ठीक है ना। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर, अच्छा 19 का आंसर क्या हो गया, 6i, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 20 देखिए, ट्वेंटी में क्या कहता है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस r/6 हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I about an axis passing through its center perpendicular to its plane. It is melted and recasted. देखो यार, ये melted और recasted का सीन तुमने अपने 9th 10th के मैथमेटिक्स में बहुत बार किया होगा, ठीक है ना।
जब ज्योमेट्री या मेंसुरेशन जब पढ़े होगे ना तभी। चलो, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू ए सॉलिड स्फीयर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले छोटी छोटी बातें पहले तुमसे बातें कर लूँ मैं। क्यों? क्योंकि कुछ सेंटर ऑफ मास और कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रट ही जाना है, एकदम रट जाओ, सीधा सीधा रट जाओ, कोई उपाय ही नहीं है इसका। ये डिस्क है, ठीक है ना। इस डिस्क का रेडियस कितना है? आर। तो डिस्क कुछ, अरे हटा, ऐसा नहीं, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कुछ डिस्क, ठीक है ना, ये आपका डिस्क है। डिस्क का थिकनेस भी दे रखा है, तो डिस्क का रेडियस कितना है? आर, और जो थिकनेस है टी की वैल्यू कितनी है? r/6। कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रिकास्टेड और मेल्टेड का क्या मतलब। देखो यार, अगर इस डिस्क को तुम मेल्ट करोगे और इसको फिर से तुमने सॉलिड स्फीयर बना दिया तो क्या सेम रहा होगा? कॉमन सेंस लगाओ यार भाई साहब, जब कभी भी ऐसा मेल्ट, किसी एक फॉर्म को मेल्ट करके दूसरे फॉर्म में करते तो हमेशा उसकी वॉल्यूम सेम होती है। क्या सेम होती है? वॉल्यूम सेम होती है। तो मतलब रिकास्ट के बाद आपने कोई स्फीयर बना दिया होगा, ये लो स्फीयर हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। इस स्फीयर का कुछ ना कुछ रेडियस होगा और इस डिस्क का कुछ ना कुछ रेडियस है। तो मैं कह सकता हूँ कि साहब वॉल्यूम ऑफ डिस्क, ये हमेशा, ये तुम बचपन से कर रहे हो, बचपन का मतलब 9th-10th से, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेम होगा, क्योंकि सेम मटेरियल वही है ना यार। तुम जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में। मैं पहले इसके रेडियस में एक रिलेशन निकाल लेता हूँ। मैं सिर्फ इस वजह से रिलेशन निकाल रहा हूँ क्योंकि जब यार देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा खेल किस पे? मास इंटू आर पे। अरे उसका mr²/2 होगा तो इसका 2/5 mr², तो आर पहले अपन निकाल लेते हैं कि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। डिस्क का वॉल्यूम क्या होता है? πr²। डिस्क का, अच्छा डिस्क को मैं डी से ही दिखाऊंगा, ठीक है ना, स्फीयर को एस से दिखा दूंगा, इंटू टी थिकनेस, ठीक है ना, इतना इक्वल टू स्फीयर का क्या होता है? 4/3 πr³। आर स्फीयर का क्यूब। यहाँ से देखो पाई से पाई कट गया, ठीक है ना। अच्छा, r/d², टी की वैल्यू कितनी है? r/6। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये r/d/6 है, डिस्क का ही जो रेडियस है ना उसका /6 है, इक्वल टू 4/3 rs³। अगर यहाँ से देखोगे ना, तुम सारा का सारा कैलकुलेट करो यार, 3 से ये गया 2 टाइम्स और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो तुम ऐसा बोल दो r डिस्क क्यूब अपॉन 8 इक्वल टू RS का क्यूब। तो मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आ गया? r/d/2। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना आ गया? डिस्क का रेडियस अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? डिस्क का कितना होता है? ये सबको पता है ना, mr² डिस्क का /2। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? देखो i, इसकी वैल्यू i क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे i के फॉर्म में ही आंसर देना है स्फीयर का। चलो, अब ये आपका स्फीयर है, स्फीयर का डायमीटर, अरे तुम डायमीटर लो, कुछ भी लो, डायमीटर ही, क्योंकि 3D फिगर है ना। तो i स्फीयर का कितना होगा? 2/5 mr²। आर किसका? ये स्फीयर का, तो मैं यहाँ s लिख देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो निकालना था is कितना है? 2/5, मास m ही है, ओके। स्फीयर का कितना है? r/d/2, तो r/d/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। सो 2/5 m r/d का होल स्क्वायर बाई का 4। ध्यान से देखोगे तो मैं एक काम करना चाहता हूँ, थोड़ा इसको सजा के लिख रहा हूँ। 2/5 इंटू 2 m r/d²/2, इसकी वैल्यू कितनी है? i के बराबर है। तो आप यहाँ से is कितना लिखोगे? 2/10 i, ठीक है ना।
2/10, तो इसको यहाँ से काटो तो IS कितना आ जाएगा 1/5 आई। कोई दिक्कत नहीं ना। तो 20 का आंसर क्या हो गया सी इज़ द करेक्ट आंसर। I/5 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो, तो अपना CDQ टोटल कंप्लीट हो गया 6.4। ठीक है, ओके। सो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है ना। सो दिस इज एक्सरसाइज 1 और टॉपिक इसमें रिजिड बॉडी, रोटेटरी मोशन, सेंटर ऑफ मास और लीनियर मोमेंटम जितने भी है ना सिस्टम के, वो अपना अपन इसमें करेंगे। ठीक है ना, ओके। सो चलो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अगेन 3 masses आर प्लेस्ड ऑन द एक्सिस 300G एट ओरिजिन, 500G इतना इतना। तो सिंपल है, ये तो बहुत अपन ने पीछे भी किया है, ये सब आपको मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होनी भी चाहिए। ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन से ही पूछा है। ठीक है, चलो सबके सब एक्स पे ही है ना। लो मैं ऐसे कह दूँ, ये है तुम्हारा 0,0 और यहाँ पे है 300G ओरिजिन पे है, एंड x 40,0 पे कौन है 500G, एंड 70 सेंटीमीटर पे बोले तो 70,0 पे कौन है, हम x एक्सिस पे y को 0 रखते हैं ना, 400G। ठीक है, इसी का पूछा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। सिंपल सी बात है, x एक्सिस पे ही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ x को हम निकालो, सेंटर ऑफ मास की x कोऑर्डिनेट मतलब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होगा। तो अपन कैसे निकालते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, सो 300 इंटू 0 प्लस 500G, यहाँ पे भी G है, इंटू G की वैल्यू कितनी, G की वैल्यू इसमें कुछ नहीं लिया है ना, तो ठीक है, इसका मतलब है कि वो 300 ग्राम रहा होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कट ही जाना है बाद में, नीचे से कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना। x2 कितना है 40 प्लस 400G इंटू 70। ठीक है ना, अपॉन 5 कितना हो गया 5 3 8 8 4 1200G। इसकी वैल्यू तो टोटल 0 हो गई, तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 500G इंटू 400। अच्छा रुको यार, कैलकुलेट पहले तो G से G उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँ कि 500 इंटू 400, 5 200, तो ये हो गया आपका 5 4 जा 20 और 20,000। इधर कितना हो गया 7 4 जा 28,000 अपॉन 1200। 28,000 20,000 48,000। ठीक है ना, अपॉन 1200, 2 से 2 12 से 4 40 सेंटीमीटर। लो 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दैट मीन्स मैं इसमें कह सकता हूँ आपका जो यहाँ पे आंसर आया ना क्वेश्चन नंबर 1 का ए 40 सेंटीमीटर बोले तो यहीं पे ए वाला जो है ना, यहीं पे आपका सेंटर ऑफ मास आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 2 में क्या कहता है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m। अच्छा, ईच ऑफ मास तीनों का क्या है सेम है सबका। ठीक है ना, एंड लोकेटेड इतना इतना तक। अरे यार ये सब सिंपल क्वेश्चन है। लो 1 1 2 2 3 3। अच्छा ठीक है, अब क्या ही इसका डायग्राम बनाऊँ मैं यार, हटाओ, डायरेक्ट करो। कोऑर्डिनेट ही तो पूछा है, एक्स को हम निकालो, अगेन m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना है ध्यान से देखिए, m तो सबका सेम ही है, तो m इंटू 1 प्लस m इंटू 2 प्लस m इंटू 3। नीचे में m प्लस m कितना हो गया 3m हो गया। ऊपर में m ले लो कॉमन, तो 1 + 2 कितना 6 हो गया। नीचे कितना 3m, कटम इधर 2। x कॉम इतना आ गया, y कॉम कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है ना। चलो, तो m1 कितना m इंटू 1 प्लस m इंटू, अगेन यार वही सेम वैल्यू आ रही है ना, कोई दिक्कत ऐसे है भी नहीं।
m इंटू 3/3m। सो 2,2 पे आपका क्या आ जाएगा, y सेंटर ऑफ मास 2, ठीक है ना। तो x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 2,2, ठीक है ना। सो आंसर इज व्हाट, द बी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज, ओके एक मिनट चलो। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 3 में क्या बोला, अ पार्टिकल ऑफ मास m 2m 3m अप टू nm, मतलब n कोई नंबर्स होंगे, ठीक है ना। इतना ग्राम्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम लाइन एट अ डिस्टेंस l to l, अच्छा इतना फिक्स्ड पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। ओके ओके ओके, चलो देखो, लेट सपोज यहां से l,0 पे, l,0 बोले तो l डिस्टेंस पे m मास, 2l,0 पे 2m मास, ठीक है ना, 3l पे 3 मास। ऐसा ही चलते 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 क्या आ जाएगा, nl आ जाएगा। n नंबर ऑफ की बात करी गई है, nm मास, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपसे पूछा है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, क्वेश्चन देखो, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इन सेंटीमीटर, यही तो तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट था। इसी फिक्स पॉइंट से तो यही तो तुम्हारा 0,0 है यार, यहीं से तो l डिस्टेंस पे m मास, 2l डिस्टेंस पे 2m मास, बस हो गया। आप क्या करो, x सेंटर ऑफ मास निकालो। x सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 l1। अब क्योंकि यहाँ पे x में है ना, तो रुको मैं x में ही लिखूंगा, प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, अप टू चलता जाएगा कहाँ तक, चलते जाने दो, प्लस कहाँ तक, m n x n अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कहाँ तक, जितने भी n नंबर ऑफ है ना उनके भी मासेस। आओ कैलकुलेट करो, m x1 की वैल्यू l, दूसरा कितना है 2m इंटू 2l, प्लस क्या अप टू चलते चलते nm इंटू nl कर दूँ, ठीक, अपॉन m 2m 3m प्लस अप टू कितना nm तक जाएगा, खत्म। ओके, ऊपर से देखो, ऊपर से m और l कॉमन निकाल सकते हो ना, तो निकाल दो। ml कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से कितना 4 आ जाएगा, यहाँ से फिर 9 आ जाएगा, फिर 16 आएगा, प्लस चलते चलते n² आएगा, अपॉन नीचे से अगर m कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितना n टर्म्स। अब ये तुम्हारी बचपन का मैथमेटिक्स चेक कर लिया, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है, देखो ये तुम्हें बचपन की बातें याद होगी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है 6, ये तो अपने को आता है। लेकिन अगर 1 प्लस 2 प्लस अप टू n टर्म्स अगर जोड़ना होता है तो फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 लिखते हो। अब इसी को इस वाले एग्जाम्पल में सेट करो तो यहाँ पे कितनी 1 प्लस 2, यहाँ n क्या होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 था, 1 प्लस 2 प्लस 3 था, तुमने 6 निकाल दिया। जरा इस फार्मूला पे सेट करो तो, इसको इस फार्मूला पे सेट करो। 1 प्लस 2 प्लस 3 में कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स हैं, तो ये n की जगह पे कितना पुट करोगे 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 1/2, ठीक है ना, ये कट गया 2 तो 6 लो, 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी। तो ये बचपन की चीज़ें आपको अभी याद आनी चाहिए, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें आप अच्छे से बचपन में पढ़ते थे, ये सब फार्मूला आप याद रखते थे। एक तो n टर्म्स का समेशन आपको याद होगा, एक तो स्क्वायर अप टू n टर्म्स का होगा, जैसे ये होता है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n टर्म्स, इसका कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2। ऐसे ही 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस अप टू n², इसका फार्मूला थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है, ध्यान से देखो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6।
अभी बेसिक मैथमेटिक्स वाली चीज़ें हैं यार, बचपन की चीज़ें। अब ये सब बातें अगर नहीं याद होगा तो बच्चा सेंटर ऑफ मास और फिजिक्स पढ़ के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये सब अपने को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इस क्वेश्चन में हो गया अप्लाई, ठीक है ना। आओ कैसे अप्लाई करना है, देखो यार। ऊपर m, देखो पहले इस m से m काटो, ऊपर l रहने दो। ऊपर देखो तो ये देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू प्लस n का स्क्वायर दिखा? बिल्कुल दिख रहा होगा। नीचे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n तक दिखा ना? हाँ जी। लो l, इसको क्या लिखोगे? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब इसको नीचे वाले को क्या लिखोगे? n इंटू n प्लस 1, नीचे का 2 ऊपर भेज दो उसको, कोई दिक्कत नहीं ना। इससे सबको काटो, इस 2 से इसको 3 टाइम्स काटो, तो x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? 2n प्लस 1 इंटू l/3। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। चलो जरा ऑप्शन चेक करें इसका जरा ऑप्शन चेक करो आप। लो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अपना आ गया। फर्स्ट आंसर ही देखो, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। डन। 2n प्लस 1 l/3। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 4। ओके, सो 4 में क्या कह रहा है? इन द फिगर शोन ABC इज अ यूनिफॉर्म वायर। इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वायर लाइज वर्टिकली बिलो द पॉइंट A, देन BC अपॉन AB। BC और AB का रेशियो पूछा है। देखो यार, BC और AB यही है ना। देखो ABC, पहले मैं कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसा वायर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, लेट सपोज ABC कोई ऐसा वायर रहा होगा। अगर ये वायर ऐसा था, इसको ABC ऐसे दिखा दो, तो इसको बेंड करके कुछ इस तरीके का बनाया गया है, ठीक है ना। इस तरीके का बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वायर सेम मटेरियल का है, और मटेरियल अगर वायर का सेम है तो ये वायर का लेंथ ही होता है। लेंथ है तो उसको 1D में ही अपन बात करते हैं, तो इस वायर का क्या होगा? लैम्डा होगा। दैट मीन्स इस वायर का क्या डिफाइन होगा? स्टार्टिंग से लैम्डा डिफाइन होगा, ठीक है ना। ओके, हमसे पूछा है BC अपॉन AB। तो पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको ये क्लियर कर दूं कि BC का मतलब ए डिस्टेंस एंड AB का मतलब ए डिस्टेंस। अब यहाँ पे ऐसा तो दे नहीं रखा है, तो अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग मैं मान लेता हूँ थोड़ा सा ऐसा कि साहब इसको L2 मान लो और इसको L1 डिस्टेंस मान लो। तो दैट मीन्स आपसे पूछा क्या गया है? L2/L1 की वैल्यू बताओ। ये खुद से ही आपको क्या करना है? लेट करना है, एंड आपको यहाँ से पता चल जाएगा। डन। ओके, चलो, तो क्वेश्चन का मतलब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और इसके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। कुछ चीज़ें और गिवन है तो इसको मैं अच्छे से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, लो अच्छे से फिर से डायग्राम में ड्रॉ करूँगा, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करूँगा, ठीक है ना। आप लेंथ पे मत जाना, ठीक है ना। जैसा भी मैंने लेंथ लिया होगा उस पर आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, एंड दिस पॉइंट इज C। यहाँ पे कितना है? 60 डिग्री। चलो, L1 डिस्टेंस पता है A है, L2 डिस्टेंस A है। डन ना। अच्छा, अब देखो इसमें क्या क्या बोला है। इस फिगर में बोला है सेंटर ऑफ मास ऑफ वायर, मतलब ये पूरा ABC जो वायर मिला होगा ना। देखो यार, ABC आपका पूरा ABC ये वायर था ना, इस वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ है उसके बारे में बोला है। बेंड करने के बाद इस वायर का सेंटर ऑफ मास, ABC का सेंटर ऑफ मास A के जस्ट बिलो, A पॉइंट है, इसके जस्ट बिलो क्या होगा? A वाला पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वायर का आ गया। वायर का मतलब क्या है कि मैं ऐसा बोल दूँ कि ये वायर ABC 3 पॉइंट से मिलके बना होगा, तो तीनों पॉइंट मिलके एक सिस्टम बना दिया, और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, चलो बात करेंगे इसके बारे में भी डिटेल। यहाँ का मतलब क्या है? देखो तो यार, L1 डिस्टेंस AB L1 डिस्टेंस है, तो इस AB का कंपोनेंट अगर तुम x एक्सिस पर डालोगे तो यही तो डिस्टेंस आएगा। अरे आएगा ना, ठीक है। चलो, तो दैट मीन्स मैं बोल दूं कि यहाँ पे जो सिस्टम सेंटर ऑफ मास का जो
एक्स एक्सिस पे जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इसकी वैल्यू क्या L1 cos 60 आएगी? बिल्कुल। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? L1/2। डन। ओके, चलो अब ए बी जो रॉड है ना, या ए बी जो वायर है, इस वायर का लेंथ L1 है और इस वायर का मास मैं यहाँ लिख देता हूँ, मास ऑफ ए बी वायर, ठीक है ना? ओके, ए बी वायर का मास कितना होगा? तो साहब लैम्डा इंटू L1 लिख दूँ, चलेगा ना? क्यों? लैम्डा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। तो L1 लेंथ का मास कितना हो जाएगा? यहाँ से मास की वैल्यू लैम्डा इंटू एल। तो L1 लेंथ का जो वायर होगा उसका मास कितना हो जाएगा? इतना, लैम्डा इंटू L1। चलो, एंड मास ऑफ, अगर BC वायर की बात करूँ, BC वायर का मतलब L2 लेंथ का वायर, L2 लेंथ का जो वायर है उसका मास कितना? इतना। कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसको मैं M1 बोल दूँ, इसको मैं M2 बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो डन। अब यहाँ से 2-3 बातें हैं। क्या बोला इस क्वेश्चन में? एक मिनट। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि AB एंड BC इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जस्ट इसके नीचे यहाँ पे है। तो AB जो लेंथ का वायर होगा इसका भी सेंटर ऑफ मास इस लेंथ के बीचों बीच पे होगा, सेंटर पे। और BC जो होगा ना, उस BC का सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच पे होगा। पक्का? किसी को दिक्कत नहीं ना? गुड। अब यहाँ से देखो, तो दैट मीन्स मैं बोलूँ कि A है L1/2 और A डिस्टेंस L1/2। तो AB लेंथ का जो वायर होगा इस पॉइंट पे होगा ना। चलो, इस पॉइंट का मतलब कि यहाँ से L1/2 पे होगा। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाओ तो यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे कितना आ जाएगा? L1/2 cos 60। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ यहाँ पे L1/4। कोई दिक्कत नहीं ना? एक कौन है तुम्हारा? x1, और ए वाला कौन है? x2। बीच में क्या है? x सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, x2 की वैल्यू कितनी होगी? BC जो वायर है उसका सेंटर ऑफ मास x2 है और x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? L2/2। कोई दिक्कत नहीं ना? तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको सजा दिया है। अब थोड़ा सा मैं एक्स एक्सिस पे ही सबको लेकर आ गया, ठीक है ना? ओके, इस एक्स एक्सिस को ध्यान से देखोगे ना तो आपको क्या दिख रहा है? लो, मान लो ये M1 मास है और M1 मास का कोऑर्डिनेट कितना है? L1/4। और यहाँ पे तुम्हारा M2 मास, ये M2 मास का कोऑर्डिनेट कितना है? L2/2। और बीच में इसका सेंटर ऑफ मास है x सेंटर ऑफ मास। इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पे कितना दे रखा है? L1/2 है, L1/2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलो, अब मेरे को अगर निकालना होगा x सेंटर ऑफ मास, क्या होता है? M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है ना? मैंने एक्स एक्सिस पे सबको डाल दिया है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? L1/2 पे। मास M1 कितना था? लैम्डा इंटू L1। L1 L2 मैंने खुद से ही एज्यूम किया, आप x y p q z x जो भी एज्यूम करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 की वैल्यू कितनी है? L1/4। अब जो भी यहाँ के बाद से होगा ना, सबके सब कैलकुलेशंस ही हैं। मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन अच्छे से करोगे, आंसर आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? अपॉन M1 कितना हो जाएगा? लैम्डा L1 प्लस लैम्डा L2। देखो यार, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, लैम्डा ऊपर से भी कॉमन लूँगा और नीचे से भी कॉमन लूँगा, तो ऊपर नीचे का लैम्डा हो जाएगा कट। तो यहाँ से ऊपर में λ²/4 प्लस L1², L2²/2। कैलकुलेशन देखते चलना, कहीं मिस्टेक ना करूँ, ऐसे नहीं करूँगा। L1/L2। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, अब यहाँ से थोड़ा सा देखो, लेंदी कैलकुलेशन तो है, करना पड़ेगा यार। चलो, ऊपर वाले को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा L1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा
2L2 का होल स्क्वायर अपॉन में L1 प्लस L2। इसको ज़रा अच्छे से मैं लिखता हूँ, L1/L2 इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस 2L2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ L1 प्लस L2। ठीक है ना, 2 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 2 को उधर भेजो, 2 टाइम्स ऑफ L1 प्लस L2 इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस 2L2 स्क्वायर। ठीक है ना, तो ऑल टोटल आपके पास क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्वाड्रेटिक बन रहा है तो बनाओ। ठीक है, आओ जरा क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं। 2L1 होल स्क्वायर प्लस 2L1 L2 इक्वल टू L1 होल स्क्वायर प्लस 2L2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे देखते चलो। मैं चाहता हूँ इस L1 स्क्वायर को RHS में लेकर जाऊँ, तो उधर अगर लेके जाऊँगा तो 2L2 का होल स्क्वायर एंड माइनस L1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एंड इक्वल टू 2L1 L2 इतना हो जाएगा। अगर ये इतना हो गया तो मैं चाहता हूँ ना कि 2L2 का होल स्क्वायर माइनस L1 का होल स्क्वायर अपॉन 2L1 L2 कर दूँ और इक्वल टू क्या, 1। ओके, 2L2 का होल स्क्वायर अपॉन 2L1 L2 माइनस L1 का होल स्क्वायर अपॉन 2L1 L2 इक्वल टू 1। यहाँ पे 2 से 2 कट गया, L2 से एक L2 कट जाएगा, आपके पास L2/L1 आ गया, माइनस यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो L1 से L1 एक कैंसिल आउट हो रहा है एंड L1 अपॉन 2L2 इक्वल टू 1 आ गया। डन। अब इसको कैलकुलेट करना है, चलो कैलकुलेट जरा कर लेते हैं। क्या मैं L2/L1 को थोड़ी देर के लिए x मत मानो, मैं यहाँ पे p लेट कर लेता हूँ, p माइनस ये L1 नीचे आ जाएगा तो 1/2p इक्वल टू 1। और देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन कहाँ गया यार, हमसे पूछा, अरे क्वेश्चन, चलो ठीक है कोई बात नहीं, BC अपॉन AB है ना, तो BC का लेंथ कितना है L2, AB का लेंथ कितना है L1, तो L2/L1 ही निकालना है और L2/L1 को ही मैंने यहाँ पे P एज्यूम कर लिया है। ठीक है ना, बस आप यहाँ से कर लो, क्वाड्रेटिक ही बनाएंगे अपन, अच्छा रहेगा, P में एकदम सिंगल टर्म में रहेगा तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो जरा यहाँ पे LCM ले लो, तो 2p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो, 2p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा हो गया तो आपके पास बन गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बन गया तो इसको p इक्वल टू क्या जानते हो, पहले तो माइनस b, तो माइनस b कितना है, माइनस का 2। ठीक है ना, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, -2 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है -1 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए कितना है कंपोनेंट सॉरी 2 है। p का वैल्यू कितना आ गया, माइनस माइनस हो गया यहाँ का 2 प्लस माइनस रूट अंदर में क्या हो गया 4, सॉरी दिस इज द, एक मिनट, अंदर में हो गया 4 एंड 4 2 जा 8, तो -8 माइनस माइनस प्लस 8, अंदर नीचे कितना हो गया 4, यहाँ पे 2 प्लस माइनस 8 और 4 रूट अंडर 12 अपॉन 4। रूट अंडर 12 को क्या लिखते हो, 2 प्लस माइनस, दो क्वाड्रेटिक बना है तो उसकी दो वैल्यू आएगी ना, इसलिए प्लस माइनस लेके चल रहे हैं। 12 की वैल्यू कितनी होती है, 2√3 अपॉन में 4। तो p की जो वैल्यू अपने पास आ गई है, 2 से अगर कट कर भी दोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 अपॉन 2। दैट मीन्स यहाँ से आप कह सकते हो 1 प्लस, एक हटाओ इसको,
पी की वैल्यू एक 1/√3/2 और एक 1 - √3/2। जरा सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स देखो तो √3 1.7 होता है, तो 1 + 2.7/2 और दूसरा कितना हो गया माइनस का 0.7/2। तो ये तो निगेटिव तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको कट करो तो P, क्या P ही तुम्हारा पहले L2/L1 था? क्या L2 को आपने BC ही लिखा था, L1 को आपने AB ही बोला था? इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.7/2 को कितना लिखोगे 1.37। तो लो आंसर अपना कितना आ गया 1.37। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था बट कोई बात नहीं, आपको करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो इस कैलकुलेशन को, ध्यान से देखो यार। कॉन्सेप्ट सिर्फ कितना है कि यहाँ पे जो भी रॉड है ना, जो भी वायर है, वायर यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म है तो उसका हमने लैम्डा क्या होता है लीनियर मास डेंसिटी, उसको लैम्डा एज्यूम कर लिया। लैम्डा ही होता है 1D ऑब्जेक्ट के लिए लैम्डा होता है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए सिग्मा एंड 3D ऑब्जेक्ट के लिए रो हम लेते हैं, ठीक है ना। तो ए भी कुछ L1 डिस्टेंस का होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, L2 BC लेंथ का सेंटर मास अपना उसके मिड पॉइंट पे आएगा, और ये पूरे सिस्टम का सेंटर मास बोला ए के वर्टिकली नीचे, तो मैंने लेट सपोज यहाँ कहीं एज्यूम कर लिया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए बी का कंपोनेंट नीचे एक्स एक्सिस पे कर दो तो हो जाएगा, डन। और मास M1 M2 ए बी लेंथ वाले L1 लेंथ को हमने मास मान लिया है और BC लेंथ वाले रॉड का मास हमने M2 मान लिया है, उसका लैम्डा L2, ठीक है ना। फिर ये सारा का सारा कैलकुलेशन है, अच्छे से ध्यान से करो और यहाँ से अगर प्रॉपर तरीके सही से कैलकुलेशन करोगे आंसर आपका भी आ जाएगा, डन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। चलो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया यार, एक मिनट, चलो ओके। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2 है, इज कट आउट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस a एज शोन इन द फिगर। द सेंट्रॉइड ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O विल बी वॉट। मतलब O इसका A पॉइंट है, A इसका ओरिजिन है 0,0, ठीक है। अब यहाँ से एक क्या है सर्कुलर होल कट कर गया एक डिस्क, डिस्क का रेडियस कितना है A। अरे यार ये तो वही वाली बात हो गई ना जो क्लास में आपको सिखाया है, रिमूविंग मास का। किसी में से मास को रिमूव करते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो यार ये क्या था आपका A रेडियस का कोई डिस्क है और आपने इसमें से क्या किया है एक छोटा सा ये पोर्शन एक होल कट कर दिया, ठीक है ना, सर्कुलर होल कट किया, इसका रेडियस कितना है a/2। जब किसी में एक तो बात सबको कंफर्म है, अगर ये होल कट नहीं किए होते तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता भाई साहब, इसके सेंटर पे होता। तो आप इस O पॉइंट से कितना दूरी बोलते हैं A पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सबको पहले से पता है, ओके। ये y एक्सिस, लेकिन इसमें से होल को कट कर दिए हो, होल को कट करने का मतलब क्या है कि इतना पोर्शन जो है ना तुमने कट करके हटा दिया, तो इतना पोर्शन खोखला हो गया, पूरा कैविटी हो गया, कैविटी हो गया तो यहाँ पे तो मास है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास अब सेंटर पे ना होके लेफ्ट साइड में यहाँ 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 कहीं भी शिफ्ट कर जाएगा। अब एग्जैक्ट कहाँ होगा, चलो उसकी बात निकालते हैं, उसकी बात करें अपन, आइए। तो ऐसे कभी भी कैविटी वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, कैविटी वाले क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, देखो यार ये तुम्हारा O पॉइंट है, A एक्स एक्सिस, डिस्क का रेडियस, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ मानोगे तुम भाई, यहाँ से A डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे A डिस्टेंस पे, यहाँ पे डिस्क का सेंटर ऑफ मास। अपन क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इसमें से आपने छोटा सा कट किया है ना, तो सिर्फ ये करने का कि मास रिमूव कर रहे हो तो माइनस यूज करने का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास, रिमेनिंग पोर्शन का अगर निकालना है मुझे तो m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। मतलब m1x1 क्या है, जब होल कट नहीं किया गया कंप्लीट डिस्क का
आप निकालिए M1x1। M2x2 क्या है? कैविटी का, किसी भी होल का मास एंड होल का सेंटर ऑफ मास अपॉन M1 माइनस M2। डन। आओ ध्यान से देखो, तो ये हो गया तुम्हारे यहाँ पे। और मास कितना है? अच्छा, मास यहाँ पे नहीं दिया है तो मास तुमको खुद ही निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं निकालता हूँ। ये M1 मान लो, ठीक है ना? ओके। और होल जो कट किए हो, होल का सेंटर ऑफ मास क्या? ऐसे तो अपन यहाँ नहीं दिखा सकते, तो छोड़ो इसको हटाओ, क्योंकि इस डायग्राम पे नहीं अपन दिखा पाएंगे ना, तो ये करना बेवकूफ़ी होगा यहाँ पे। आप इस डायग्राम से ही समझेंगे, ठीक है ना? इतना माइनस का। अब क्योंकि ये पूरे डिस्क में से कट किए हो ना होल, तो होल भी तो डिस्क का ही पार्ट रहा होगा, उसी मटेरियल का बना होगा, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे डिस्क का क्या डिफाइन होगा? सिग्मा। तो जो कंप्लीट डिस्क था, जब नहीं कटा गया था कैविटी, जब होल नहीं कटा गया, तो मास डिस्क का, मास ऑफ डिस्क मैं m एज्यूम कर लूँ, m है, तो सिग्मा क्या होता है? मास अपॉन एरिया। कंप्लीट डिस्क का मास m है, एरिया कितना है? पाई ए स्क्वायर। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को मास ऑफ होल निकालना है। कभी भी ऐसे चीज़ों में से जब हम निकालते हैं तो इस सिग्मा का यूज करेंगे, ठीक है ना? अब मास ऑफ होल का मास को मैं m डैश लिख देता हूँ, तो m डैश की इक्वल टू मैं कितना दूंगा? सिग्मा इंटू एरिया। एरिया किसका? एरिया ऑफ होल, ठीक है ना? तो सिग्मा कितना है? ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, m अपॉन पाई ए स्क्वायर, और होल का एरिया कितना होता है? पाई a बाई 2 का पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, उसका रेडियस इतना है। तो m पाई ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, तो m बाई 4। मतलब आपको होल का मास कितना आ गया है? m डैश की वैल्यू m बाई 4। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, ओ सॉरी। तो दैट मीन्स मैं यहाँ से एक्स कॉम बोले तो रिमेनिंग पार्ट आरपी में लिख देता हूँ, रिमेनिंग डिस्क आरडी लिख देता हूँ, ठीक है ना? रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ डिस्क इनटू सेंटर, एक्स से सेंटर ऑफ मास दिखाता हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क माइनस मास ऑफ होल इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ होल अपॉन मास ऑफ डिस्क माइनस मास ऑफ होल, ठीक है ना? आइए, मास ऑफ डिस्क कितना हमने लेट सपोज m एज्यूम किया है, तो x ऑफ डिस्क कितना था? a था, ठीक है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। गुड। नाउ माइनस मास ऑफ होल कितना है? m बाई 4 इंटू एक्स एच, मतलब होल का सेंटर पास कहाँ पे आएगा? ध्यान से, ये बहुत तमीज के साथ यहाँ पे लेना है। आओ दिखाते हैं। चलो इस डायग्राम में ही देखो, क्वेश्चन के डायग्राम में देखो। देखो आपने जो सेंटर ऑफ मास लिया इस ओ पॉइंट से लिया है ना, ओ पॉइंट से ए डिस्टेंस पे क्या हुआ? होल का, सॉरी डिस्क का सेंटर पास यहाँ पे है, तो ए डिस्टेंस पे ये होल का सेंटर मास तो यहीं पे होगा ना। अब ये ओ पॉइंट से कितना दूर है? देखो यहाँ से यहाँ ए, और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? a बाई 2। तो a प्लस a बाई 2 कितना होता है? 3a बाई 2। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो m बाई 4 इंटू 3a बाई 3a बाई 2 अपॉन m माइनस m बाई 4। रुको, आगे एक चीज़ मैं आपको मास निकालने का एक और तरीका दिखाऊंगा। तो हमने सिग्मा से निकाला ही है, बट कॉमन सेंस से भी अपन बात कर सकते हैं। तो x सेंटर ऑफ मास किसका? रिमेनिंग डिस्क का, ठीक है? पूरा कैलकुलेशन करो। ma माइनस 3ma बाई 8 अपॉन 4m, नीचे कितना? 4 एलसीएम ले लो, 4m माइनस m कितना हो गया? एक मिनट, 3m बाई 4, ठीक है? 8 को वहाँ ले जाओ, 8m, 8 यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, तो ऊपर में एलसीएम ले लो, तो 8ma माइनस 3ma बाई 8 इंटू 4 बाई 3m, ठीक है ना? ये 4 से कट हो गया 2 टाइम्स, तो यहाँ से आपके पास आ गया 8ma में से 5
ma/2 इंटू 1/3m। m से m ख़त्म हो गया तो आंसर आ गया 5a/6। अब ये 5a/6 कहाँ से आया होगा? ये आपका यहाँ से आया है, इस O पॉइंट से, इस O पॉइंट से 5a/6 पे। डन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ध्यान से देखोगे तो 5a/6 A से कम होता है, समझे ना। इसीलिए पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, लेकिन जब आप यहाँ से होल कट कर दिए थे सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया? यहाँ पे, कहीं इधर अंदर शिफ्ट कर गया होगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, मैं आपको मास निकालने का कॉमन सेंस बताता हूँ थोड़ा सा। आप कॉमन सेंस से भी मास कैसे निकाल सकते हैं होल का। देखो, जब ए रेडियस था तब एरिया पाई आर स्क्वायर, तो इसका मास m। तो जब a/2 रेडियस हो गया है तो a/2 का मतलब पाई a/2 का होल स्क्वायर, पाई a²/4। पाई a² है तो मास m है, तो पाई a²/4 है तो मास कितना हो जाएगा यार? m/4 ही तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। डन, ओके। सो अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का कौन हो गया है? सी। सो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? अ बॉल ऑफ 100 g, एक मिनट, अ बॉल ऑफ 100 g इज ड्रॉप्ड एट अ टाइम t इक्वल टू 0। अ सेकेंड बॉल ऑफ मास 200 g इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट t इक्वल टू इतना 0.2 सेकेंड। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉल्स एंड द रिलीज पॉइंट एट t इक्वल टू 0। चलो ठीक है, देखो ध्यान से, मतलब यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि किसी बॉल को रिलीज किया गया होगा, ठीक है ना। ये है आपका t इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। यहाँ से कोई बॉल को आपने रिलीज किया तो बॉल नीचे आया होगा, आ जाने दो, ठीक है ना। अगेन 2 सेकेंड के बाद आपने एक और बॉल रिलीज किया, तो मैं एक बात बोल दूँ कि सर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉल, फर्स्ट वाला बॉल यहाँ पे रीच करेगा, ठीक है ना। कब? जब आपने यहाँ से सेकेंड बॉल को फेंकना सब चालू किया होगा। t इक्वल टू 0 पे पहला बॉल फेंकोगे तो 2 सेकेंड में यहाँ आएगा, और 2 सेकेंड पे आपने सेकेंड बॉल को फेंका है। डन। आपसे पूछा गया t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। आओ एक और अच्छा डायग्राम बनाते हैं। मतलब ये हो गया t इक्वल टू 0, तो फर्स्ट बॉल जो है वो t इक्वल टू 0.4 सेकेंड पे यहाँ आ गया होगा, फर्स्ट बॉल। सेकेंड बॉल कहाँ रहा होगा? यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे सेकेंड बॉल रहा होगा, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट बॉल ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एंड सेकेंड बॉल ने स्टार्टिंग पॉइंट से इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। डन, ओके। अगर कवर किया है तो यहाँ से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, क्या? देखो पहले तो ये निकालो कितना कितना डिस्टेंस है। तो फर्स्ट बॉल ने कितना कवर किया है? x1 क्या, जब कभी भी किसी भी, ये तो 1D में आपने, जब अपन काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा था 1D में जब बॉडी को ऐसे ऊपर से रिलीज करते हैं तो आप क्या लिखते हो? ut प्लस हाफ at², ठीक है ना। तो x1 इक्वल टू u तो 0 हो गया, तो हाफ a के जगह पे gt², एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g आपका आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं यहाँ पे यहीं पे पहले निकाल लेता हूँ। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाफ, g की वैल्यू 10 एंड t कितना हो जाएगा? फर्स्ट जो बॉल है ना उसको 0.4 सेकेंड में कितना टाइम ट्रेवल किया उसकी बात करी गई है। तो 4 इंटू 4 अपॉन 100, कोई दिक्कत नहीं ना। इससे ए गया, इससे ए गया 8, 0.8, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई है? 0.8, ठीक है ना। सिमिलरली आप x2 निकाल लो, कितना हो जाएगा? हाफ, या gt1 कर दो, gt2², हाफ इंटू 10, t2 कितना है? t2 की वैल्यू है 0.2 का होल स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू देखोगे x2 कितना आ गया? वेट,
ओके, तो अपने पास, अरे यार अरे सॉरी यहाँ पे x2 कितना आ गया है, देखो x2 की वैल्यू 1/2 इंटू 10 इंटू 2 × 2 = 4/100, 1 0 से 1 0, 2 से 2 तो 0.2। दैट मीन्स क्या कह सकता हूँ मैं, यहाँ से फेंका तो यही गया था ना x = 0, 1 मिनट, तो x1 पार्टिकल यहाँ पे आया था, x1 की वैल्यू कितनी है 0.8। अच्छा, x2 पार्टिकल कहीं यहीं पे रह गया था, x2 कितना था 0.2, मतलब ये है तुम्हारा 0.2 और ये है तुम्हारा 0.8। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो यार सेंटर ऑफ मास के लिए डायरेक्ट एक बॉडी यहाँ तो इसका सेंटर मास कहीं बीच में ही होगा। अब बीच में ही होगा इसमें तो अपन चेक करते हैं ना जरा, अरे इस दोनों के बीच में यही कहीं होगा ना, कैसे निकालेंगे, सुनो, एक्स सेंटर ऑफ मास, अभी मत बोलना कि सर ऊपर से ऐसे किया तो वाई सेंटर मास, तुम वाई सेंटर मास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को डिस्टेंस ही तो बताना ना कि यहाँ से कितना नीचे है। तो कैसे लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना। मास m1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में 100 g। अच्छा g की वैल्यू कितना है, अच्छा यहाँ पे ठीक है जी को जी रखो, नहीं तो पता नहीं ग्राम दे रखा है कि क्या, ग्राम भी दे रखा है तो भी ठीक है, नहीं तो जी की वैल्यू वो दे रखा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x1 कितना है जी, अरे क्योंकि कॉमन लेके कट जाएगा ना, m2 कितना है 200 जी, x2 कितना है 0.2 अपॉन 100 जी प्लस 200 जी। यहाँ से देखो आप क्या करो, दोनों साइड से पहले तो यहाँ का डेसिमल हटाओ, नीचे 10 लिखो, यहाँ का डेसिमल नीचे 10, यहाँ से यहाँ कट करो इसको, यहाँ से एक्चुअल में इस 10 से तुम जी को भी कट कर सकते तो कोई बात नहीं, चलो मैं 10 से जी को कट कर देता हूँ और इस 10 से इस जी को कट कर देता हूँ। तो ऊपर कितना रह गया 800 प्लस उस साइड कितना रह गया 200 इंटू 2 400, नीचे कितना हो गया 1000 प्लस 2000 3000, क्योंकि जी को 10 ले लिया है ना, तो 8 प्लस 1200 अपॉन 3000, 2 से 2 6 2 जा 6 5 जा, तो 2/5, 2/5 कितना होता है 0.4, तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 0.4, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से कहाँ पे, यहाँ पे कहीं बीच में होगा, क्योंकि x 0.2 हो गया 0.8 हो गया, तो 2 और 8 के बीच में तो कहीं ना कहीं 0.4 होगा, ठीक है ना। चलो सो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 7 क्या कह रहा है, देखो अ यूनिफॉर्म थिन रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल हैज़ लीनियर मास, डिस्टेंस उसका कितना, डेंसिटी इतना दे रखा है, एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम ए इफ़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड लाइज एट अ डिस्टेंस इतना एल फ्रॉम ए, तो ए एंड बी कैसे रिलेटेड है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ मैं आपको सिखा दूँ, थोड़ा सा सिखा क्या दूँ, बस याद करवा रहा हूँ आपको। क्लास में हमने क्वेश्चन डेरिवेशन एक किया था, देखो यार एल लेंथ का रॉड, ठीक है ना, ये एल लेंथ का रॉड है, x = 0 x = l, इसका मास कितना है m और इसका लेंथ l है। तो इसका कैसे निकालते हैं, सर यहाँ से x डिस्टेंस पे जाऊँगा, एक छोटा सा टुकड़ा काटूंगा, इस छोटे से टुकड़े का मास कितना dm, पक्का dm निकाल सकते हैं आराम से, और इसका थिकनेस कितना है dx है, पक्का ना, बस हो गया, याद है ना। ऐसे ही तो अपन करेंगे, और फिर अपने को सेंटर ऑफ मास इस छोटू वाले पॉइंट के कारण निकाल लूँगा, ठीक है ना। क्यों, एक पॉइंट का कितना होगा आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर अपॉन dm, और उसको इंटीग्रेशन 0 से l कर देते थे। बट अब ये क्या था, ये यूनिफॉर्म रॉड है, क्वेश्चन में यूनिफॉर्म रॉड नहीं दे रखा है, ठीक है ना। इसकी डेंसिटी जो दे रखी है वो वेरी कर रही है, तो वेरी कर रही है तो कर लेने दो, क्या दिक्कत है उसमें।
लो, तो मतलब ये रॉड कुछ भी मैं कुछ लाइक ए प्लस बी एक्स अपॉन इतना है ना, चलो ठीक है, मान लो ये रॉड कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए, ठीक है ना। आपको ऐसे भी नहीं मानना है तो कैसे भी तुम ऐसा ऐसा कोई भी रॉड मान लो, ठीक है ना, कुछ भी रॉड मान लो, ठीक। ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है। अच्छा, इस रॉड का, रॉड ही है ना तो 1D में आएगा, तो मतलब इसका लैम्डा, भले यहाँ पे म्यू दिखाया है कोई दिक्कत नहीं, तो मैं भी म्यू दिखा देता हूँ। म्यू किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा उस तरीके से इसकी म्यू चेंज होती जा रही है। ए प्लस बी एक्स बाई एल, ठीक है ना, ख़त्म। तो दैट मीन्स हम क्या कर लें, हम बस एक ही काम करेंगे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे, एक छोटा सा एक टुकड़ा काटूंगा, इस छोटे से टुकड़ों को डीएम मास बोलूँगा, पक्का? ओके, इस छोटे से टुकड़ा का थिकनेस मैं dx ले लेता हूँ, डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं? एक्स सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है यार, dm इंटू एक्स अपॉन dm, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अच्छा, इंटीग्रेशन कहाँ से का? क्योंकि 0 से l है तो 0 से l इंटीग्रेशन करो। dm कितना है? सबसे मेन मुद्दा वाला बात तो वही है कि dm निकालो, dm कितना है। आओ, dm क्या आपको पता है ना, लैम्डा dx, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लैम्डा क्यों? यहाँ पे म्यू है तो म्यू इंटू एक्स, एक्स डिस्टेंस पे जाके बात कर रहे हो ना। चलो, तो मैं dm को डायरेक्टली इतना, एक मिनट, ऐसे लिखूँ, इंटीग्रेशन ऑफ l। अच्छा, dm है ना, तो dm के लिए मेरा म्यू कितना है? ए प्लस बी एक्स बाई एल, डन, इतना इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया dm, ये कितना हो गया? dm इंटू एक्स, होता है ना m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, जब दो बॉडी होता है, जब एक बॉडी है तो ओनली m1 r1 लेते हैं, तो r को x लिख देते हैं, तो mx लिख दिया हमने, ठीक है ना, अपॉन dm कितना है? अगेन 0 से l, dm की वैल्यू a प्लस बी एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, हो गया, यही तो dm है। चलो, अब बस मेन खेल इसका क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करो, अपना काम करो। 0 से l ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई एल डी एक्स अपॉन 0 टू l ए प्लस बी एक्स बाई एल। अब मैंने आपको बहुत सारे इंटीग्रेशन पीछे वर्क एनर्जी में भी और वेव ऑप्टिक्स के थोड़े से क्वेश्चन में मैंने आपको इंटीग्रेशन 2-3 बार मैंने सॉल्व करा है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता होगा, ठीक है ना। तो ए एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, हटाओ इसको यार, मैं डायरेक्ट अब सॉल्व कर रहा हूँ। ए एक्स का इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर बाई 2, बी का कितना हो जाएगा? बी एक्स क्यू बाई 3l, कहाँ से कहाँ? 0 से l, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2l, कहाँ से कहाँ? 0 से l। बस, अब आप इसको कर दो सॉल्व कर दोगे तो अपने को कुछ कुछ आएगा। अच्छा, ये सब क्या निकाल रहे हैं अपन? एक्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। मतलब क्या, इस बॉडी का, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा ना, तो कहाँ होगा? ये इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, किसकी वैल्यू कितनी है? 7/12 l पे है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास, ये जो क्वेश्चन में आपका एक्स सेंटर ऑफ मास है, इसकी वैल्यू दे रखी है, ए पॉइंट से कितना है? 7/12 l, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, कोई बात नहीं, पहले अपन इस सबको सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन देखेंगे। पहले l पुट कर दोगे तो ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब अपॉन 3l, एंड माइनस 0 वाला टर्म तो सारे में x है तो 0 हो जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ इतना ही बचेगा। नीचे कितना बचेगा? ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2l, अगेन माइनस 0, तो जीरो पुट करके, ये तो आप समझ रहे होंगे ना, अरे यार सॉरी, यहाँ पे l है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से देखो, एक l से यहाँ ऊपर, एक l यहाँ से इसको कट करेगा, एक l यहाँ से इसको कट करेगा, तो x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू ए एल स्क्वायर बाई
ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाई 3 अपॉन यहाँ आ गया ए एल प्लस बी एल बाई 2। ठीक है ना। चलो अब क्या कर दो, सिर्फ एलसीएम वगैरह लो। 3a l स्क्वायर प्लस 2b l स्क्वायर बाई 6 अपॉन 2a l प्लस bl अपॉन 2। अब इस एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7/12 l। मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो 7/12 l इक्वल टू, ध्यान से देखोगे ऊपर में तो एल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं। एल स्क्वायर जैसे ही कॉमन लूँगा 3a प्लस 2b आ जाएगा अपॉन 6 इंटू, इसको पलटी मार दूँ, ए ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर गया, और नीचे में अगर l कॉमन ले लोगे तो 2a प्लस b आ गया। तो देखो एक l से यहाँ वाला ख़त्म, एक l से a l कट गया, और इस 2 से ये 3 टाइम्स कट गया, और इस 3 से ये 4 टाइम्स कट गया। तो आपके पास आ गया 7/4 इक्वल टू क्या आ गया, 3a प्लस 2b अपॉन 2a प्लस b। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आंसर आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 2a प्लस b इक्वल टू 3a प्लस 2b इंटू 4। तो 7 2 जा 14a प्लस 7b, 4 3 जा 12a प्लस 8b। इधर लेके आओ तो इधर 2a हो जाएगा, 8b है, उधर लेके जाओ तो ओनली b हो जाएगा। लो, सो 2a इक्वल टू b इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया, b। सो b इज़ द करेक्ट आंसर। डन। आई होप कि सारा कैलकुलेशन एंड सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। भले ही कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, टाइम लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपकी कैलकुलेशन, आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ यूज हो रहा है, ठीक है ना। आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। समझ रहे हो तो लाइक करो और शेयर करो। पहले अभी जल्दी से जल्दी लाइक करो और कमेंट करो। अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखो, बढ़िया लिखो। खराब लग रहा है तो जो भी खराब लग रहा है, गलती लग रही है, तुमको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी तुमको लग रहा है वैसा कर दो, ठीक है ना, वैसा लिख दो। होगा तो हम इम्प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, लेकिन लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर वर्क किया करो, ठीक है ना। सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, बस देखते हो। और मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि जब मैं स्टूडियो में जाके देखता हूँ ना, आप सभी लोगों का हो, तो मतलब ओनली 10%, 10 तो क्या 5% लोग ही बस सब्सक्राइब करते हैं, बाद बाकी सब देख के बस चले जाते हो। तो थोड़ा सा यार ठीक उक लगता है तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ओके, एक बात बताओ, तुमको लाइक करने में, कमेंट करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कुछ लगता है क्या, कोई पैसा वैसा है क्या? क्या इस चैनल को क्या ज्वाइन करने के लिए मैंने कुछ लगा, कोई चार्ज तो नहीं लगा रखा है ना? तो फिर इतना कंजूसी करते क्या हो यार, ठीक है ना। इतना भी कंजूसी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। दिल खोल के थोड़ा सा अपना प्यार लुटाओ तो हमको भी अच्छा लगेगा। आओ नाउ, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर अपन 1 में चल रहे हैं ना, सॉरी, हाँ एक्सरसाइज 1 की बात कर रहे थे ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 डन। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ोगे। क्या बोला है, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2, m1 इज ग्रेटर देन m2 अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अरे यार, ये सेंटेंस देख के मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक कर दिया। अभी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले तुमको एक बता देता हूँ। इनवर्सली कोई फोर्स है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट है भाई साहब, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, याद आना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, और वो इनवर्स लॉ को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फुलफिल करता ही करता है, याद है ना सबको। अरे ऐसे ही जब यहाँ दे दिया तो मैं तुमको इसे थोड़ा सा बता दूँ। m1 m2 एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एक m1 मास यहाँ पे है, दूसरा m2 मास यहाँ है। m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा और m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा। इस दोनों के बीच में, दो मासेस के बीच में अगर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। चलो ये ऐसे ही आ गया था, तो अपन ने थोड़ी सी बातें कर ली। अगेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो इफ द पार्टिकल आर इनिशियली हेल्ड एट रेस्ट एंड देन रिलीज, द सेंटर ऑफ मास विल बी व्हाट। गुड, आओ क्वेश्चन को करते हैं जरा सॉल्व। देखो
एक m1 मास यहाँ है, एक m2 मास यहाँ है, और बोला है कि m1 m2 से ज़्यादा है। तो दैट मीन्स मैं एक बात तुमको बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ कि अगर इसका हाफ a है, लग तो नहीं रहा है तो मान लो यार, r डिस्टेंस a है ना, तो r/2 पे अगर दोनों सेम मास का होता तो r/2 पे सेंटर मास होता, लेकिन m1 ज़्यादा है तो ये पक्की बात है कि सेंटर मास कहीं यहाँ पे होगा। अरे भाई यहाँ का मतलब है कि इस लाइन से लेफ्ट हैंड साइड में, क्यों, m1 हैवी है। चलो इतनी छोटी छोटी बात तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। डन। चलो ओके, देखो यार ये छोटी छोटी बातें क्लियर है ना। अब क्या बोला है कि इस दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मतलब m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा अपने साइड और m1 भी m2 को अट्रैक्ट करेगा अपने साइड, पक्का। और जो फोर्स लगेगा ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है यहाँ पे, मान लो कोई भी फोर्स है, ठीक है। अब बोला है कि जैसे ही ये अभी रेस्ट पे है, इसको रिलीज करोगे तो पूछा है, देखो यार, सेंटर ऑफ मास पूछा है, पार्टिकल्स आर इनिशियली हेल्ड एट रेस्ट एंड द रिलीज द सेंटर ऑफ मास विल बी व्हाट। तो सेंटर ऑफ मास किसका पूछ रहा है भाई, इस दोनों का। तो ये दोनों मिलके एक सिस्टम ही तो फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये दोनों मिलके सिस्टम फॉर्म किया तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स तो इंटरनल फोर्स है, ये फोर्स इंटरनल फोर्स हो गया। मतलब इस दोनों मास से बने हुए सिस्टम पे एक्सटर्नली, कौन सी, एक्सटर्नली कोई फोर्स लगा क्या, नहीं लगा। तो एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगा तो एक्सटर्नली फोर्स जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो फ्रॉम that equation and from this concept I can easily say what, mass into acceleration, acceleration किसका, center of mass का acceleration equal to जीरो। तो यहाँ से ax इसकी वैल्यू जीरो, एक्सलेशन जीरो है तो इसको v सेंटर ऑफ मास बाई डी टी इक्वल टू जीरो बोल सकते हो। दैट मीन्स अगर ये जीरो है तो v सेंटर ऑफ मास शुड बी व्हाट, कांस्टेंट। क्या मतलब कांस्टेंट का, कि भाई साहब सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं किया। ध्यान से देखो यार, m1 m2 भले जाएगा तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगा, ये फोर्स तो इंटरनली फोर्स है यार, ये जो फोर्स है इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स तो है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स इस पर कोई नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो जीरो, तो ए सेंटर पास जीरो, ए सेंटर पास जीरो, तो वी सेंटर पास कांस्टेंट, वी सेंटर पास कांस्टेंट मतलब इसका सेंटर पास अगर यहाँ पे है तो इसके मूव करने के कारण भी इसका सेंटर पास यहीं पे रहेगा, ये ना ही इधर मूव करेगा ना ही इधर मूव करेगा। डन। ओके, सो आवर आंसर इज द सी, रिमेन्स एट रेस्ट, अपना जैसे पहले था वैसा ही रहेगा। डन। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 9 में क्या कह रहा है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू। ओके, मतलब पार्टिकल्स एक ऐसे बहुत ढेर सारे क्या होंगे, पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम पूछा है, तो हर पार्टिकल का मास m m m m m, तो मास इस सिस्टम का कितना हो जाएगा, टोटल मास, ठीक है। और हर एक पार्टिकल का v v v अलग होगा। जब हर एक छोटे छोटे, सुनो ध्यान से, हर एक छोटे छोटे पार्टिकल का मास अगर अलग अलग होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मोशन में आता है। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको बताया था। तो लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, सिस्टम किससे मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। तो छोटे छोटे पार्टिकल का m m m m मास हो जाएगा, सबको मिला दोगे तो टोटल मास, दिस इज अ टोटल मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी ना देके क्या देंगे, जब छोटे छोटे मास से मिलके, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके अगर कोई भी एक सिस्टम बनता है तो फिर उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ली जाती है। तो मोमेंटम इस सिस्टम का क्या कहलाएगा, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर कोई लेट सपोज एक पार्टिकल होता, सिर्फ एक पार्टिकल होता, इस पार्टिकल का मास m, इसका वेलोसिटी v, तो इसका मोमेंटम मास इनटू v। लेकिन एक पार्टिकल m मास है, इसका v इधर है, कोई m मास है, इसका v इधर है, कोई m मास है, इसका v इधर है कि नहीं है। अभी तीनों के तीनों मिलके क्या एक सिस्टम बना दिए। तब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की, जो इसकी सिस्टम का सेंटर मास होगा, ये जिस वेलोसिटी से जाएगा, अब उस वेलोसिटी की बात करेंगे, उसी को v सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। सो अपना आंसर इसमें 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। डन। चलो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से
क्लियर और समझ में आ रही होंगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 10। चलो 10 में क्या बोलता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टी। देखो यार ये तो वेक्टर का ही क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, यहाँ भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से बताओ इसको। ए क्रॉस बी इक्वल टू सी है यार, चलो थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा वेक्टर का भी रिवाइज आप सो करवा ले। इसलिए यहाँ पे दिया ना क्योंकि तुम टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम निकालते हो इन चैप्टर में, तो सबके सब क्रॉस प्रोडक्ट ही तो है, इसीलिए ये वाला वेक्टर का क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। देखो यार मैं आपसे कहूँगा कि अगर ए वेक्टर एक्स एक्सिस में है, बी वेक्टर इधर है, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। तो इसका अगर ए क्रॉस बी निकालोगे तो ये पक्का कंफर्म है कि जेड एक्सिस में जाएगा। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? जेड एक्सिस में जाने का मतलब ये होता है कि ए बी एंड सी आर परपेंडिकुलर। इनफैक्ट इस केस में नहीं तो एक बात तो पक्का होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर इक्वल टू सी वेक्टर दिया है, ये पक्की बात है कि सी वेक्टर जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा ए का, एंड यही सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर का। ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो या ना हो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सी, ये जो सी है ना, ये ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा ही होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए कभी भी नहीं होगा, बी कभी भी नहीं, सी पैरेलल नहीं हो सकता, सॉरी बी नहीं हो सकता, सी चलो सी को थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले डी को देख लो। डी में क्या बोला है, सी इज परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी। अरे यार ए क्रॉस, अरे सॉरी ए क्रॉस बी, ऑलरेडी ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट, ए क्रॉस बी जो वेक्टर इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलरेडी सी में आएगा, तो सी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा? तुम खुद ही बताओ, एक्स एक्सिस के कभी भी परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? ये तो पैरेलल है ना यार, परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा? तो अपना आंसर डी भी नहीं होगा, तो सिर्फ बचता है क्या, सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? देखो यार समझो, इसी आंसर में समझो, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो इतना तो कंफर्म है कि ए प्लस बी इधर आ जाएगा। अरे यार ए प्लस बी आने का सिर्फ मतलब ये है कि ए प्लस बी एक्स वाई प्लेन में आया, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो जेड एक्सिस होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है ना? चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 11। 11 में क्या बोला है, P क्रॉस Q इक्वल है P डॉट, यार इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ डाउट लग रहा है, डाउट इसलिए लग रहा है ये आप भी समझ सकते हैं। देखो यार बोला है इफ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता यार, पहले सबसे पहली बात। एक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है सुनो यार, एक बात तुमको ही पता है, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी, और P वेक्टर डॉट Q वेक्टर क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर स्केलर कैसे सेम हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा, एक क्वेश्चन ऐसा रहा होगा, ऐसा मॉड P वेक्टर क्रॉस, एक क्वेश्चन ऐसा रहा होगा, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का मॉड आपस में इक्वल होगा P वेक्टर डॉट Q वेक्टर का। क्यों? P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का वेक्टर क्वांटिटी देगा, वेक्टर का मॉड स्केलर ही देता है, और P डॉट Q का मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो स्केलर ही आता है। अगर ऐसा है तो आपसे पूछा है कि मेरे को P और Q के बीच में एंगल बताओ, आराम से बताओ। P वेक्टर क्रॉस B कैसे लिखते हैं, पी क्यू साइन थीटा, यही तो इसका मॉड मैग्नीट्यूड होता है। P डॉट Q को क्या लिखते हो, पी क्यू कॉस थीटा, एक कट गया एक कट गया, तो साइन कॉस को इधर पकड़ के लाओ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इधर कितना हो गया 1, मतलब टेन थीटा की वैल्यू 1, मतलब थीटा की वैल्यू 45। तो 45 डी इज द करेक्ट आंसर। आपके मॉड्यूल में आई थिंक इसका क्वेश्चन, इसका आंसर शायद गलत दे रखा है, इसको करेक्ट कर लेना आप, ठीक है? चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 12। 12 में क्या बोलता है, इन रोटेटरी मोशन लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर। चलो समझो इसको जरा, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, कोई भी ऐसा रिजिड बॉडी है, ठीक है ना? चलो अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा अच्छा लो, ये अच्छा तो नहीं है बट मान लो कि तुम्हें बहुत अच्छा है, ठीक है? मान लो, मैं मान के चलता हूँ कि तुम मान लिए होगे। ठीक है ना? ए है तुम्हारा
आर डिस्टेंस पे। अब मैं एक बात कह रहा हूँ कि एक मास यहाँ पे, ठीक है ना, एक मास यहाँ से R1 डिस्टेंस पे, एक मास यहाँ पे R2 डिस्टेंस, एक मास यहाँ पे R3 डिस्टेंस, एक मास यहाँ पे R4 डिस्टेंस पे, ठीक है ना। आपसे पूछा ऑल पार्टिकल्स, मतलब मान के चलो अगर ये कोई डिस्क है तो इस डिस्क के अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स होंगे। अगर ये डिस्क मैं कह रहा हूँ कि इधर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इस वाले देखो ये डिस्क 1 नंबर 2 3 4 5, ये 5 पार्टिकल्स इस पे हैं। तो एक पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी यार, हमेशा ऐसे परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के पर उधर। 2 का किधर होगा साहब, इधर होगा, देखते चलो आराम से। 3 का किधर होगा, इधर होगा। 4 का किधर होगा, इधर होगा। और 5 का किधर होगा, कुछ इधर होगा। क्या ये सब के सब V सेम होंगे? नहीं, ये सब के सब V अलग अलग, V1 V2 V3 V4 एंड V5। क्यों मैं कह रहा हूँ सो सुनो, इसलिए कह रहा हूँ कि V का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा R। मैं मानता हूं कि ओमेगा सेम है, बट क्या हर एक पार्टिकल का क्या आर सेम है? नहीं, हर एक पार्टिकल अपने इस एक्सिस ऑफ, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है ना, तो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस अलग अलग है। R1 R2 R3 R4 ये सब अलग अलग डिस्टेंस है। तो ये जो स्मॉल r है ना, इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। ये r डिफरेंट होने के कारण बार बार आपकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तो रोटेटरी मोशन में हर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि हर एक पार्टिकल का अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अलग अलग है, r अलग अलग है, इसीलिए डिफरेंट होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं ना। जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है ना, और जल्दी से सब्सक्राइब करो, पहले सब्सक्राइब करो पहले, ठीक है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट।